हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि कैसे हम स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, बेंचमार्क क्रिएट कर देते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारी कोशिश ये होगी कि जो हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो लेबर का हम रेट यूज कर रहे हैं, या जो लेबर को पैसा दे रहे हैं, या जो खर्चे हम कर रहे हैं, जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट लग रही है, वो इस कॉस्ट तक रहे, इससे ज्यादा ना जाए। ठीक है। और अगर ये इससे ज्यादा जाएगी तो हम इसे बोलेंगे अनफेवरेबल। ठीक है। अब इसको बस इतनी सी बात समझी। अब यही ना पूरा चैप्टर आपका लेकर चली जाएगी, अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें से क्वेश्चंस तो आते हैं पर थोड़े इजी लेवल के आते थे हर बार। इस बार थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आया था। ओके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अर्निंग प्रॉफिट जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें कि प्रॉफिट जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। पहला है सेलिंग प्राइस या सेल्स वॉल्यूम, तो ये लार्जली इन्फ्लुएंस रहेगा मार्केट फोर्सेस से। दूसरा है कि जो प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है। तो की फैक्टर यहाँ पर जो है वो आपका क्या है कि भाई मैनेजमेंट इसे कैसे कंट्रोल कर सकती है। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ क्या है। प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर मैं सिंपल सा लूं तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। अगर ये हमारा यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, तो या तो हम सेलिंग प्राइस को बढ़ा दें, सेलिंग प्राइस को बढ़ा देंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, या तो फिर हम कॉग्स को कम कर दें। दोनों ही चीजें हो सकती हैं, तभी मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। अब सेलिंग प्राइस ज्यादा बढ़ा दूंगी तो जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं लोग उनका सामान खरीदने लगेंगे, मेरा सामान क्यों खरीदेंगे। वो तो यही सोचेंगे ना मैंने बहुत महंगा बेचा है। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ कि मैं अपनी जो यहाँ पर प्रोडक्शन की कॉस्ट है इसे कम कर दूं। लेकिन साथ में मेरा ध्यान क्या होना चाहिए कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पर इम्पैक्ट नहीं आए, क्वालिटी सेम रहे। राइट। तो यहाँ पर अर्निंग प्रॉफिट किसी भी बिजनेस का अगर मेन ऑब्जेक्टिव है, तो प्रॉफिट को हम यहाँ पर कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो सेलिंग प्राइस या तो कॉग्स के थ्रू। अब कॉग्स को कम करना हमारे कंट्रोल में है, जबकि सेलिंग प्राइस जो है वो लार्जली मार्केट फोर्सेस दैट इज सप्लाई एंड डिमांड, ऑल्सो कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस रख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो सेलिंग प्राइस या सेल्स वॉल्यूम की अपनी खुद की लिमिटेशंस होने की वजह से कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि प्रॉफिट्स को हम ऑप्टिमाइज करें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हमें यहाँ पर एडुकेट डेटा नहीं दे रहा, वो तो मोटा मोटा हमें बता रहे हैं कितना प्रॉफिट कितनी इनकम। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है ना। तो इसने अलग अलग टेक्निक्स रिकॉर्ड बनाई कि भाई कैसे रिकॉर्ड करोगे, एनालाइज करोगे और रिपोर्ट करोगे इन कॉस्ट को। तो एक प्रोमिनेंट टेक्निक हमारी जो है वो कौन सी हो जाती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में डेफिनेशन और मीनिंग क्या है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड, आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो। अब ये स्टैंडर्ड कैसे जाएगा आपका कि एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की अंडर एंटिसिपेटेड कंडीशंस। हमने ये मानकर चला कि भाई मार्केट जो है वो सेम रहेगा। जब मार्केट सेम रहेगा तो पास्ट में अगर पिछले पूरे साल में इतना कॉस्ट लगा और इस साल भी मार्केट सेम रहा तो इतनी मेरे पास में यहाँ पर कॉस्टिंग रहेगी। अकॉर्डिंगली मैंने चीजें देख ली। अब कुछ मार्केट फैक्टर्स भी देख सकते हैं कि भाई मान लो इन्फ्लेशन बढ़ गया तो थोड़ी थोड़ी कॉस्ट बढ़ा देंगे। तो एक एग्जाम्पल है कि एस्टिमेटेड हमने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ली एक घर की, जो कि आर्किटेक्ट ने पहले ही बनाई थी। ठीक है। आर्किटेक्ट ने बोला देखो मैंने एक सिमिलर घर बनाया था, वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट सेम थी, इस घर को बनाने में मुझे 10-20 लाख रुपए लग गए। आपका घर बनाने में जो है क्या मुझे अगेन मार्केट फोर्सेस देखते हुए थोड़ा रॉ मटेरियल महंगा वगैरह हो गया, तो 25 लाख रुपए लगेंगे। ये हो जाता है आपके लिए कि भाई ठीक है 25 लाख रुपीज आपने डिसाइड कर लिया, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट ले ली, जबकि अभी घर बनना शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, आफ्टर कंप्लीशन हमें एक्चुअल कॉस्ट पता चलेगी। तो मान लो एक्चुअली जो कॉस्ट लगी वो 30 थी, जो हमें बोला गया था एस्टिमेटेड वो 25 था। तो इसके बीच में जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 5 लाख का। अब हम इसे कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी कितनी थी माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी। ऐसे क्यों ले रहे हैं इसको, ऐसे क्यों नहीं ले रहे एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्योंकि अब यहाँ पर 25 हमने सोचा था, 30 हमें लग गया, तो 5 लाख रुपए नेगेटिव आया। जब नेगेटिव आया तो ये नेगेटिव का मतलब होता है अनफेवरेबल।
ठीक है। और अगर ये 5 लाख हमारा पॉजिटिव होता, मतलब 25 हमने डिसाइड किया और 20 लगता, तो ऐसे में ये क्या हो जाता, ऐसे में हो जाता फेवरेबल, कि हमें तो यहाँ पर मजा आ गया, हमारे पैसे बच गए, है ना। तो ये आपके लिए कहलाता है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस कहलाता है वेरियांस। क्या कहलाता है, वेरियांस। जो डिविएशन हुई है ना, जो चेंजेस आए हैं, वो कहलाएंगे वेरियांस। तो आफ्टर कंप्लीशन एक्चुअल कॉस्ट जो है वो हमें पता चलेगी, और डिफरेंस जो है वो हमारा वेरिएंस कहलाता है। तो फेवरेबल वेरिएंस या फिर अनफेवरेबल। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी केवल तभी वैलिड है जब हमने एक पीरियड ऑफ टाइम लिया, ठीक है। और इसको हमें अपडेट कब कब करना पड़ सकता है, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको इन्फ्लेशन का। दूसरा, डिमांड और सप्लाई भी चेंज हो सकती है, मार्केट फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। सिग्निफिकेंस या एडवांटेजेस क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, सिंपल है, बहुत आसान था समझना। वेरिएंस एनालिसिस हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स स्टडीज नहीं करनी पड़ रही। कंट्रोल कर सकते हैं इनएफिशिएंसीज को, जैसे हम जब रॉ मटेरियल खरीदने गए थे, तो यहाँ पर हमने किसी और को भेजा, हम नहीं गए। उन्होंने यहाँ पर 10 रुपीज के हिसाब से, 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से रॉ मटेरियल महंगा खरीदा, जिसकी वजह से हमें मोटा मोटा 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी बार्गेनिंग पावर पर काम करेंगे। तो कोई एक तरीके की इनएफिशिएंसी अगर इस तरह से हमें दिखती है, तो वेरिएंस हमें बता देता है, और हम वेस्टेजेस एंड एफिशिएंसीज को इनका यहाँ पर कंट्रोल कर लेते हैं। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डोंट नो हु इज हॉकिंग दिस मच, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लियरली यहाँ पर डेलीगेट कर दी जाती है। फिर अगर हम बात करें मोटिवेशन की, तो स्टाफ जो है वो यहाँ पर ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें कौन से स्टैंडर्ड्स अचीव करने हैं। प्राइसिंग में हमें हेल्प हो जाती है, सेलिंग प्राइसेस यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं, जो कि ज्यादा कॉम्पिटिटिव और रियलिस्टिक होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फिर हमें एक्चुअल इनएफिशिएंसीज पता चल रही है, प्लस हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमें हेल्प कर रहा है। एप्लीकेशन क्या है, प्लानिंग में काम आएगा, जैसे हमारी गवर्नमेंट जब बजट बनाती है, तो यहाँ पर हमें बताती है कि एस्टिमेटेड इतना खर्चा है। तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस की प्लानिंग में भी हेल्प हो जाती है। तो प्रोडक्शन, सेल्स, प्रॉफिट बजट्स, ये हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से बनते हैं। वेरिएंस मेजरमेंट, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या डिफरेंसेस आए वो हम पता कर लेते हैं। कुछ इनएफिशिएंसीज हैं वो हमें पता करने में हेल्प कर देता है यहाँ पर स्पेशली मैनेजमेंट को, कि भाई अब क्या करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, कहाँ गड़बड़ है। माइट भी लेबर यहाँ पर कम काम कर रही है, आइडली बैठी है, ये लेबर सही से काम कर भी रही है लेकिन सुपरवाइजर ठीक से नहीं करा रहे, हो सकता है मशीन खराब हो रही है बार 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 बार। कॉस्ट कंट्रोलिंग में हमें हेल्प हो जाती है, टाइमली हमें कॉस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और हमें हर एक कॉस्ट सेंटर पर हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या गड़बड़ है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तो यहाँ हमारे सभी डिपार्टमेंटों कॉस्ट सेंटर परफॉर्मेंस हम चेक कर सकते हैं। मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स की बात करें, तो वर्कर्स को यहाँ पर हम एनकरेज करें कि भाई आप कॉस्ट को कंट्रोल करो और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर लो, ठीक है। इसके बाद में इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो हम अच्छे से अपनी जो वैल्यूज हैं स्टॉक के लिए वो भी असाइन कर पाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्टैंडर्ड्स, बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या है, जिन्हें हम लॉन्ग टर्म यूज के लिए यूज कर रहे हैं फॉर अ बेस फॉर कॉस्ट कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना क्या किया कि एक बेसिक स्टैंडर्ड बना लिया। अब ये स्टैंडर्ड्स हमने 10 साल पहले भी हो सकता है बना रखे हो, और फिर 10 साल से हम इन्हीं को यूज कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो एडवांटेज क्या है, कंसिस्टेंसी ओवर टाइम पता चल जाएगी कि अच्छा इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, इतने वेरिएंसेस आने लग गए हैं, पहले ये होता था, है ना। लिमिटेशन क्या है, ये हमारे लिए थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है जब फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं प्रोडक्शन में, प्राइसेस में, या फिर लेबर कंडीशंस में। नेक्स्ट आता है आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड क्या है, इसमें हम परफेक्ट कंडीशंस अज्यूम कर कर चलते हैं, कोई भी आइडियल टाइम नहीं है, कुछ वेस्टेज नहीं है, और ना ही कोई ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं। आइडियल स्टैंडर्ड्स में क्या होगा, आइडियल स्टैंडर्ड्स में हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई स्पेशल, हमारे पास हमने क्या किया, हमने ये मानकर चल रहे हैं कि भाई मार्केट में सब चीजें सेम रहेंगी, लेबर भी यहाँ पर सेम काम करेगी, कभी बीमार नहीं होगी, मशीन कभी खराब नहीं होंगे, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली, ठीक है।
तो कोई भी यहाँ पर आपका खाली टाइम नहीं है, कोई वेस्टेज नहीं हुआ, कोई ब्रेकडाउन्स नहीं हुए। काफी थियोरेटिकल है, ऐसा होना तो पॉसिबल है ही नहीं, अनरियलिस्टिक है, तो वर्कर्स को बहुत बार डिमोटिवेट कर देते हैं। करेंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पर हम अपनी करेंट कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होते हैं। तो आइडल टाइम, वेस्टेजेस, ब्रेकडाउन्स हमारे जो भी रहेंगे उनके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे। रियलिस्टिक होते हैं, अचीवेबल होते हैं और मोटिवेटिंग होते हैं। ना तो ये बहुत इजी हैं और ना ही ये बहुत डिफिकल्ट हैं। मोस्टली हम इनको प्रैक्टिस में यूज करते हैं। मैनेजमेंट इनको यहाँ पर चेंज कर सकता है कि जैसे भी उनके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम के? तो एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम यहाँ पर हमारे लिए कुछ की स्टेप्स रखेगा, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट मटेरियल के लिए, लेबर के लिए और ओवरहेड्स के लिए। 3 चीजें बताई थी ना, इनके लिए प्रोडक्शन लाइन में स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करेगा। फिर प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखनी है वो डिसाइड करेगा और इसी के अकॉर्डिंग अपने सेल्स और प्रॉफिट बजट्स बनाएगा। फिर अपनी जो एक्चुअल कॉस्ट है और जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें सेग्रीगेट करेगा, असरटेन करेगा, रिकॉर्ड करेगा। अब एक्चुअल कॉस्ट पता चल गई, स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ से देखी हमने, जो हमारा बजट था, दोनों में क्या डिफरेंस आया, हमने जो बजट बनाया था और जो एक्चुअल में हुआ उनके बीच में जो डिफरेंसेस आए वो देखेंगे। तो वेरिएंसेस देखे जाएंगे डिफरेंट कॉस्ट कंपोनेंट्स के। फिर इन वेरिएंसेस को एनालाइज किया जाएगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, फिर अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा जहां पर वेरिएंसेस देखने के लिए मिले। फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट स्टैंडर्ड्स को अपने एडजस्ट करेंगे, प्राइसिंग को एडजस्ट करेंगे। अब मान लो इन्फ्लेशन बढ़ गया, वो तो हमारी कंपनी के कंट्रोल में नहीं था, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड्स को एडजस्ट करना है, प्राइसिंग को, और बजट्स अकॉर्डिंगली बनाने हैं ताकि ये ज्यादा रियलिस्टिक रहे। ठीक है, तो ये हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वैल्यूएशन, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। कि भाई वैल्यूएशन क्या रहेगी, ठीक है, बजट्स हमने कैसे बनाए और क्या वेरिएशन आया, अकॉर्डिंगली हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। The system begins with settling cost standards for materials, labor and overheads. तो एक्यूरेसी यहाँ पर आपके लिए क्रूशियल हो जाती है क्योंकि इफेक्टिवनेस जो है आपके एंटायर सिस्टम की इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। क्या हो रहा है, सिस्टम जो है आपका वो यहाँ पर आपने क्या करना है, कॉस्ट स्टैंडर्ड सेट करने हैं। किस किस के लिए, मटेरियल्स के लिए, लेबर के लिए और ओवरहेड्स के लिए। एक्यूरेसी यहाँ पर आपके लिए क्रूशियल हो जाती है क्योंकि इफेक्टिवनेस जो है एंटायर सिस्टम की इसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब कौन कौन से की पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं जब हमें स्टैंडर्ड सेट करने हैं? सबसे पहले तो कि भाई हमें कौन से बेंचमार्क यूज करने हैं ताकि हम इन स्टैंडर्ड्स को असरटेन कर पाए। पैक्यूलर ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स क्या रहेंगी ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें अप्लाई करने हैं, बेसिक, आइडियल या करेंटली अटेनेबल। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना है हमारे कॉस्ट सेंटर्स का एक्यूरेट वेरिएंस सेग्रीगेशन के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, बेंचमार्क सेट करा। फिर यहाँ पर देखा कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं, फिर किस तरह के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमें यहाँ पर यूज करने हैं। इसके बाद में कॉस्ट सेंटर्स डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं ताकि वेरिएंसेस हम अच्छे से सेग्रीगेट कर पाए, एक्यूरेटली कर पाए। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जहां पर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी शुरू हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। अब यहाँ पर हमारे पास में जब सामान खरीदने गए हम, ठीक है, तो 2 तरीके की चीजें हो सकती हैं। या तो इस बार सामान ज्यादा लग गया, क्यों लग गया कि भाई मशीन बीच में खराब हो गई, डिफेक्टिव हो गई चीजें, है ना, जो हमने जो प्रोडक्ट्स बनाने थे वो डिफेक्टिव हुए, दोबारा बनाने पड़ गए। या तो फिर उनका प्राइस बढ़ गया। तो क्वांटिटीज और प्राइसेस यहाँ पर देखेंगे, मटेरियल जो हमें रिक्वायर्ड है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो मटेरियल यूसेज स्टैंडर्ड, मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताता है कि भाई मटेरियल पर यूनिट हमने क्या यूज किया, जैसे क्वालिटी, साइज, ग्रेड, अलाउंसेस हमारे नॉर्मल वेस्टेज के लिए। दूसरा मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड होते हैं जो हमें स्टैंडर्ड प्राइसेस बता रहे हैं हमारे मटेरियल के, कि हमें यहाँ पर इस मटेरियल को इतने रुपीस में खरीदना था। तो यहाँ पर परचेजिंग एफिशिएंसी हमारी कितनी है, जैसे आप होलसेल में कोई सामान लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, रिटेल में खरीदने जाओगे महंगा पड़ता है। डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में पेमेंट करोगे तो थोड़ा महंगा लगेगा। बल्क बाइंग जैसे मैंने अभी समझाया। फिर आप बार्गेनिंग कितने अच्छे से कर रहे हो, पास्ट में क्या ट्रेंड्स रहे हैं, मार्केट में क्या चेंजेस आ सकते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर्स बहुत महंगे हो गए थे जब यहाँ पर आपने देखा होगा
कि आपके पास में सेमीकंडक्टर्स महंगे कब हुए थे? कोविड-19 के टाइम पर, कि चाइना ने सप्लाई रोकनी शुरू कर दी थी, है ना? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर, तो यहाँ पर आता है लेबर टाइम एंड वेज रेट्स। तो स्टैंडर्ड लेबर टाइम हो सकता है कि टाइम यहाँ पर हमें कितना चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए, मान लो लेबर के 7 घंटे लगने चाहिए, जिसमें उनका ब्रेक टाइम भी हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी जो लेबर है वो ले जाती है 9 आवर्स। ठीक है, तो अब हम उनके क्योंकि वेजेस यहाँ पर आवर के हिसाब से पे कर रहे हैं, तो ये 2 घंटे के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ रही है। तो ऐसा कब हो सकता है? या तो यहाँ पर लेबर ठीक से काम नहीं कर रही, या मशीन बार-बार फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन कर रही है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पानी है। तो ये आपका जो लेबर का स्टैंडर्ड होता है, टाइम होता है, वो कौन डिसाइड करेगा कि लेबर कितने घंटे काम करेगी? या तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, टाइम मोशन स्टडीज की जाती है और पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाती है। लेबर रेट स्टैंडर्ड, कि भाई यहाँ पर कितना हमें वेजेस पे करनी है, तो अलग अलग ग्रेड्स हमारे होते हैं, अकॉर्डिंगली हम इनको सैलरीज पे करेंगे। तो पास्ट या फ्यूचर में लेबर मार्केट कैसे काम करेगा? यूनियन एग्रीमेंट्स एंड स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस, कि भाई यहाँ पर हमें, जैसे हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट होता है, वो हमें बताता है कि कितना मिनिमम वेज हमें पे करना है, तो इनको अकॉर्डिंगली हम फॉलो करते हुए चलेंगे। देन आता है स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट। तो ओवरहेड्स में यहाँ पर आपकी वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों हो सकती हैं। जैसे मशीन आपकी यहाँ पर ज्यादा चल गई तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज्यादा आ जाएगा, है ना? तो कोरिलेट करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट के काम को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक्टिविटी से। पास्ट डेटा हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिसको हम करेंट और फ्यूचर ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं। ओवरहेड रेट्स यहाँ पर एक परसेंटेज आपका लेकर चल सकते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या मशीन आर रेट। ठीक है, जैसे मटेरियल के लिए भी देख लेते हैं, या फिर हम ये देख लेते हैं कि अच्छा हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में लेबर की कॉस्ट का 10% हम इसको लेकर चलेंगे। तो कैसे भी कर हम अपने स्टैंडर्ड्स को सेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। अगर मटेरियल की क्वालिटी खराब है मान लो, तो लेबर का जो कॉस्ट स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे। अब मटेरियल खराब है तो मटेरियल को, मान लो यहाँ पर खाने का सामान है, ठीक है, तो उसे प्रोसेस करना है, तो मटेरियल को उसको साफ करने में ही लेबर को काफी टाइम लग जाएगा, तभी तो वो मशीन में भेजेंगे उसको। तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपकी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर अदर कॉस्ट। तो ये क्या है आपका? एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि हमारे पास में मेथड्स रहते हैं। किस चीज के मेथड्स हैं यहाँ पर? पास्ट परफॉर्मेंस डेटा, साथ में यहाँ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, टाइम एंड मोशन स्टडीज। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर हमें स्टैंडर्ड्स यहाँ पर लगाने हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए हमें कितनी सैलरीज पे करनी चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारी टोटल कितनी लगनी चाहिए, तो पहले कैसी परफॉर्मेंस रही थी, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स क्या है, टाइम एंड मोशन स्टडीज, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्या बात हो रही है? नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है कि अगर कुछ कॉस्ट है, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपकी सेल्स वॉल्यूम के साथ में भी चेंज होंगी। जैसे मान लो अगर यहाँ पर सेल्स हो रही है 500 यूनिट्स की, ठीक है, अगर 500 यूनिट्स की सेल हो रही है, फॉर एन एग्जांपल कार की हो रही है, और ये हमारे 3 अलग अलग शोरूम्स में कार्स गई, है ना, तो यहाँ पर ज्यादा कॉस्ट लगेगी। अगर यही हमारे पास 100 कार्स होती तो हमें कम कॉस्ट लगती। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास में कॉस्ट भी बहुत बार वेरी करती हैं, और डायरेक्टली यहाँ पर किसी और फैक्टर पर डिपेंडेंट है, जैसे कि सेल्स। तो सबसे पहले तो सेल्स बजट और प्रॉफिट बजट तैयार करना पड़ेगा। तो कॉस्ट स्टैंडर्ड हमने डिसाइड करे। अब सेल प्राइस यहाँ पर किस किस चीज पर डिसाइड डिपेंडेंट होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग क्या रहेगी, और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हमारे क्या रहेंगे। सेल्स रेवेन्यू यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम के इनटू सेल्स प्राइस पर यूनिट रहता है। ठीक है, आ गया समझ में? सेल्स रेवेन्यू कैसे निकालोगे कि भाई कितना सामान बिका और हर प्राइस का यहाँ पर हर यूनिट का कितना प्राइस था। इसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर आपका बजट आपको क्या क्या चीजें दे रहा है, सेल्स आपको कितनी करनी है, कॉस्ट आपकी कितनी लगनी चाहिए, प्रॉफिट्स कितने अचीव करने हैं। तो पीरियोडिकली देखेंगे कि एक्चुअल हमारा क्या यहाँ पर सेल्स हुई या फिर कितनी कॉस्ट लग गई, है ना, इस पर्टिकुलर पीरियड में, फॉर एग्जांपल एक क्वार्टर में देख लिया, और यहाँ पर वेरिएंसेस चेक कर लेंगे, अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शन ले लेंगे।
अब आ जाते हैं वेरिएंस एनालिसिस। तो डिफरेंस यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो भी होगी, तो कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए हम यहाँ पर डिफरेंसेस चेक करते हैं ताकि करेक्टिव एक्शन ले पाए। तो मेन कैटेगरीज यहाँ पर 3 हो जाती हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड। अभी लास्ट टाइम पर मैंने आपको बोला था जैसे मटेरियल यूसेज और प्राइस, है ना। लेबर कॉस्ट में भी हमने लेबर का टाइम देखा था और लेबर का रेट देखा था। ओवरहेड कॉस्ट में हमने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के लिए कॉस्टिंग देखी थी। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि क्या प्राइस है आपके मटेरियल का और कितनी क्वांटिटी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकालोगे, जो डिफरेंस आपके स्टैंडर्ड और एक्चुअल में आया। मान लो स्टील का प्राइस पहले 100 रुपीज पर केजी था, अब 120 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कोई भी टेबल के लिए इसको खरीदा है, तो वेरिएंसेस आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20 रुपीज ज्यादा लग रहे हैं, नेगेटिव वेरिएंस हो गया। तो ये अनफेवरेबल है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि या तो हमारी इनएफिशिएंसी थी परचेस डिपार्टमेंट की, या फिर बल्क डिस्काउंट इन्होंने मिस कर दिए, लेट ऑर्डर करा, या फिर क्वालिटी जो है वो यहाँ पर इंफीरियर इन्होंने खरीद ली। फिर आता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आपको जितना आइटम यूज करना था आपने उससे ज्यादा यूज किया। जैसे यहाँ पर 3 क्यूबिक फीट आपको यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर वुड यूज करना था, एक्चुअली आपने कितना करा, 3.2 करा। तो 0.2 क्यूबिक फीट आपने पर यहाँ पर यूज ज्यादा कर ली पर टेबल, जिसकी वजह से आपके ज्यादा पैसे लग गए। तो क्वालिटी यहाँ पर अच्छी नहीं है मटेरियल की, थेफ्ट हो सकती है, वेस्टेज ज्यादा हो सकती है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में यहाँ पर डिविएशन देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या है, यहाँ पर वेज रेट और टाइम कितना लग रहा है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट रहेगा। तो एक्चुअल वेज रेट जो है वो आपका स्टैंडर्ड रेट के बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब हमने स्टैंडर्ड रेट डिसाइड किया था, जब हमने रेट डिसाइड कर रहे थे तब यहाँ पर 120 रुपीज पर आवर थे, लेकिन इन्फ्लेशन एंड ये सारी वजह से यहाँ पर अब रेट्स हमारी लेबर के बढ़ा दिए गए और 150 रुपीज पर आवर हो गए। तो इस वजह से 30 रुपीज का जो डिफरेंस आया है वो हमारी बजट से डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर आपको सिमिलर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो न्यू वेज एग्रीमेंट्स आ सकती हैं, हमने लेबर मिक्स सही से नहीं किया है, या फिर वेज मार्केट जो है वो हमारा चेंज हो गया। फिर आता है लेबर एफिशिएंसी या टाइम वेरिएंस। तो हमें लगा कि 7 घंटा लगेगा काम करने में, एक्चुअल में 9 घंटे लगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर 2 घंटे हमारे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, प्रोडक्शन हमारे जो प्रोसीजर्स है वो अच्छे नहीं है, नए कोई टूल्स आए हैं जिससे अभी लेबर यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाई है, तो समझने और करने में टाइम लग रहा है। स्किल्स मिसमैच हो रही है, उनको आता नहीं है इस तरह के टूल्स पर काम करना, और यहाँ पर उन्होंने दूसरे टूल्स पर काम किया, हमने उनको नए टूल्स दे दिए, उन्हें समझने में टाइम लग गया। मेंटेनेंस अच्छे से नहीं की जा रही है, सुपरविजन सही से नहीं किया जा रहा, या स्टैंडर्ड कंडीशंस यहाँ पर मीट नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से उनका मोरल डाउन है। नेक्स्ट आता है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, ठीक है, माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड्स। तो वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंस में क्या होगा कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस, आपका जो खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना था वो पहले आपका कितना जाता था, वो जा रहा था आपका 300 रुपीज पर आवर बजट के हिसाब से, लेकिन अब जा रहा है 350 रुपीज पर आवर। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमें वेरिएंसेस देखने के लिए मिल गए। एफिशिएंसी या वॉल्यूम वेरिएंस हो सकते हैं कि भाई एक्चुअल कॉस्ट पर आवर हमारी जो है वो सेम थी, लेकिन एक्चुअल आवर्स जो हमें लगे इस काम को करने में वो ज्यादा या कम लग गए। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कब आते हैं, जैसे यहाँ पर रेंट अचानक से बढ़ गया, है ना, या फिर सैलरीज बढ़ गई, या प्राइस हाइक्स हो गए, या एडिशनल स्टाफ को हायर करना पड़ा, तो यहाँ पर आपके वेरिएंसेस निकल जाते हैं। आगे इतना समझ में। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे करनी है हमारे वेरिएंसेस की। अब यहाँ पर कोई भी सिंगल यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है कि भाई किस तरीके से हमें ये वेरिएंसेस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो हम अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमारे पास में सारी चीजें जो हैं, ठीक है, उनको तो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट में रखा कि वही वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी क्या है। लेकिन जो वेरिएंसेस हुए अगर वो यहाँ पर हमारे लिए मान लो अनफेवरेबल है, तो खर्चा हो गया एक तरीके से, तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस दिखा दिए। तो इससे सिंपल वैल्यूएशन हो रही है, वेरिएंसेस हाईलाइट हो जाते हैं मैनेजमेंट की अटेंशन के लिए।
दूसरा स्टॉक्स एंड सेल्स में इसको दिखा दिए, तो इनको अपोर्शन कर दिया हमने, फिनिश्ड स्टॉक का प्राइस ले सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस के प्राइस में, या फिर कॉस्ट जो हमारी सेल्स की लग रही है, तो इनके जितनी भी इनकी क्लोजिंग वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसको करा। तो इन्वेंट्री एक ज्यादा रियलिस्टिक कॉस्ट हमें बताती है। इसके बाद में यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे ट्रांसफर क्या है टू रिजर्व अकाउंट। तो फेवरेबल वेरिएंसेस यहाँ पर देखे जाएंगे कि कैरी फॉरवर्ड एज डेफर्ड क्रेडिट्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे फेवरेबल वेरिएंसेस है, मतलब हमें मान लो कुछ गेन हो गया है ना, तो इनको हम एक डेफर्ड क्रेडिट्स की तरह यूज कर रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा खर्चा है वो इस बार नहीं हुआ, लेकिन माइट भी बाद में हमें इस तरह का कोई अनफेवरेबल वेरिएंस देखना पड़ा। मान लो इस बार मुझे 50 रुपीज का फेवरेबल वेरिएंस हुआ, ठीक है, मतलब मेरी 50 रुपीज की कम कॉस्ट लगी, लेकिन मुझे पता है नेक्स्ट टाइम माइट भी 60 रुपीज की एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाए, तो उस टाइम पर मैं यहाँ पर इनको क्या कितना दिखाऊंगी, केवल 10 रुपीज दिखाऊंगी, 60 रुपीज को, ना कि पूरे 50 रुपीज। तो ये ऑफसेट कर लिया हमने फ्यूचर के अनफेवरेबल वेरिएंसेस। नेक्स्ट आता है बेंचमार्किंग। तो यहाँ पर जो हमारी इंडस्ट्री है, ठीक है, पर्टिकुलर जिस भी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी एडटेक में आपको पढ़ा रही हूँ, तो एडटेक इंडस्ट्री में मैं देखूंगी कि ओके फाइन, यहाँ पर जो बाकी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर किस रेट पे जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपने कॉस्ट यहाँ पर डिसाइड करते हैं, या फिर हमारी इनपुट कॉस्ट क्या जाएगी। तो एक न्यू रिफाइनरी यहाँ पर अगर सेट की जा रही है, तो रिफाइनिंग मार्जिन हम कैसे रखेंगे, हम देखेंगे सिंगापुर की रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो सबसे, सिंगापुर की रिफाइनरी ना सबसे एफिशिएंट रिफाइनरी मानी जाती है, तो एक ग्लोबल बेंचमार्क बन जाता है ये। इसको फॉलो करते हुए हम अपनी रिफाइनरी का यहाँ पर मार्जिन सेट करेंगे। पर्पस क्या है कि कोई भी इंटरनल बायस है तो उसको अवॉइड कर ले हमारे स्टैंडर्ड्स में, और इंश्योर करें कि जो भी इनएफिशिएंसीज हैं वो विजिबल हैं। स्टैंडर्ड्स में हमें टेक्निकल प्रोसेसेस, ऑपरेशनल मेथड्स एंड इंडस्ट्री परफॉर्मेंस कैलकुलेट करनी होगी। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग कैसे करनी है वेरिएंसेस की मैनेजमेंट को। तो यहाँ पर वेरिएंस एनालिसिस होगी एंड हम जो भी करेक्टिव एक्शन लेना है वो लेंगे। टाइमली एंड क्लियर रिपोर्टिंग करनी है फेवरेबल और एडवर्स वेरिएंसेस की प्रिंसिपल्स क्या है, देखेंगे भाई, जो भी हमें यहाँ पर सबसे पहले तो करेक्टिव एक्शन लेने, उन्हें जल्द से जल्द लें, ज्यादा टाइम न लगा दें। फिर क्लासिफिकेशन एकदम अच्छे से होनी चाहिए कॉस्ट सेंटर्स की, ताकि वेरिएंस यहाँ पर सेग्रीगेट आसानी से कर पाए, समझ पाए कि कहाँ गड़बड़ है। कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, जैसे यहाँ पर मान लो वेजेस ही बढ़ा दिए इंडस्ट्री में, तो फिर तो हमें भी बढ़ाने हैं, वो अनकंट्रोलेबल है। लेकिन मान लो यहाँ पर रॉ मटेरियल महंगा खरीद लिया जितना कि नहीं होना चाहिए था, तो वो कंट्रोलेबल है, अकॉर्डिंगली हम चीजों के लिए जाएंगे। फॉर्मेट रिपोर्ट करेंगे कि भाई मैनेजर की क्या जरूरतें हैं, तो जैसा भी मैटर वो चाहते हैं, अब वो ग्राफिकल फॉर्म में भी चाह सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी चाह सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम इसमें फॉर्मेट जो है वो फॉलो करेंगे हमारी रिपोर्ट के लिए। जो भी हमें यहाँ पर की डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उन्हीं को यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। ऐसा ना हो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए और करेक्टिव एक्शन हम ले ही ना पाए, या जहां जरूरत था वहां नहीं कर पाए। प्रेजेंट फेवरेबल और एडवर्स वेरिएंसेस को हमें अलग अलग रखना होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि हमें जो चीजें फायदे कर रही थी, जैसे हमने देखा था ना 50 और 60 रुपीज वाला, तो हमें इनको अलग अलग वैसा ही मेंशन करना है, और ताकि यहाँ पर नेटिंग ऑफ जो है वो इश्यूज को हाइड ना करे। ऐसा ना हो कि जब हम नेट ऑफ हो गया, मान लो यहाँ पर फेवरेबल मटेरियल में 50 रुपीज का फेवरेबल था और लेबर में 60 रुपए का अनफेवरेबल था, ठीक है, तो नेटिंग ऑफ हो गई, तो 10 रुपीज का लेबर में अनफेवरेबल लगेगा, लेकिन सच में कितना था, 60 था, तो ये तो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पर हमें नेट ऑफ नहीं करना है, इनको अलग अलग दिखाना है, और फिर इनका यहाँ पर जो भी कंट्रोलिंग एक्शन लेना है वो लेंगे। शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर या तो प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, या अलोकेट कर देंगे कॉस्ट को हमारे WIP, फिनिश्ड गुड्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स में, या फिर डेफर्ड क्रेडिट में रिजर्व्स बनाकर रख लेंगे। बेंचमार्किंग में रियलिस्टिक और इंडस्ट्री अलाइंड स्टैंडर्ड्स रखने हैं। रिपोर्टिंग हमारी टाइमली, क्लियर, सेग्रीगेटेड होनी चाहिए, ताकि अच्छे से यहाँ पर मैनेजमेंट करेक्टिव एक्शन ले पाए। अब आ जाते हैं बुक के एमसीक्यूज पर। तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर क्यों इंक्रीज हो सकता है,
एक्टिविटी बढ़ गई तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। सैलरी अगर सुपरवाइजर्स की बढ़ गई तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए सुपरवाइजर्स का एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट अगर बढ़ रहा है तो वो किस में आएगा, आपका फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा एक कैटेगरी नहीं है इनटू विच द स्टैंडर्ड्स आर नॉर्मली क्लासिफाइड। स्टैंडर्ड्स को हम कहाँ कहाँ क्लासिफाई कर रहे थे, बेसिक, आइडियल, याद है आपको कौन कौन से बताए थे मैंने, एक तो बेसिक बताया था आपको, दूसरा मैंने आइडियल बताया था, और तीसरा आपको करेंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स्ड स्टैंडर्ड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेरिएंस आपके मटेरियल कॉस्ट में क्यों क्यों हो सकते हैं, या तो यूसेज की वजह से, या तो फिर प्राइसिंग की वजह से। तो प्राइस की वजह से हो सकते हैं, जो हमने क्वांटिटी यूज की उसके ऊपर हो सकते हैं, थेफ्ट भी हो सकता है यहाँ पर, तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं, इनमें से कौन सा एक कॉज नहीं है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का। तो या तो यहाँ पर एफिशिएंसी आपकी क्या है, टाइम की होती है। अब टाइम यहाँ पर कब कब कंज्यूम हो सकता है कि भाई अच्छा सामान नहीं है, सुपरविजन अच्छा नहीं है, इंफीरियर क्वालिटी की वजह से हो सकता है, मेंटेनेंस हमारी मशीनरीज की सही नहीं है तो यहाँ पर हमें रुकना पड़ गया काम के लिए। वेजेस पर आवर चेंज होते हैं तो ये रेट में चेंज आएगा, लेबर रेट में चेंज आएगा, ना कि एफिशिएंसी में। तो यही आपका आंसर होगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रहे या स्किल मिसमैच हो रही है तो ये सारे आपके एफिशिएंसी में आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इन सेटिंग द कॉस्ट स्टैंडर्ड इंक्लूड, क्या हमें यहाँ पर ध्यान रखना है जब हम कॉस्ट स्टैंडर्ड को सेट कर रहे हैं। पहला बोल रहे हैं बेंचमार्क यूज करना है जब हमें असरटेन करनी है स्टैंडर्ड्स को। दूसरा बोल रहे हैं पैक्यूलर ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स देखनी है। तीसरा बोल रहे हैं प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करनी है कॉस्ट सेंटर्स की। हमने देखा था सबसे पहली स्टेप क्या थी कि भाई बेंचमार्क बनाना है हमें हमारे लिए कॉस्टिंग का। फिर हमें देखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं। फिर हमें यहाँ पर देखना था कि कौन से स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करेंगे, बेसिक करेंगे, आइडियल करेंगे या करेंटली अटेनेबल करेंगे। इसके अलावा हमें देखना था कि भाई हमारे जो कॉस्ट सेंटर्स डिपार्टमेंट्स हैं वो सही से सेग्रीगेटेड है ताकि हमें ये पता चले कि वेरिएंस एग्जैक्टली आया कहाँ पर है। तो ये तीनों ही आपका आंसर है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर आपके बेसिकली JIIB के सेल्फ स्टडी मास्टर पैक पर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 1 या 2 मॉक्स लगाओ तो वो मैंने आपके लिए फ्री कर रखे हैं हमारी एप्लीकेशन और साथ में हमारी वेबसाइट rpacademy.co.in पर। अगर आप चाहते हो कि आप हमारा कोर्स परचेज करो तो आप हमारा PDF कोर्स अलॉन्ग विद दैट आपको मॉक्स लगाने के लिए मिलेंगे। साथ में यहाँ पर टॉपिक वाइज MCQs आपको मिलते हैं, रिवीजन शीट्स आपको मिलती हैं लास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से, यहाँ पर आप 1 हफ्ते में अपना पूरा रिवीजन कर पाओ। साथ में आपको केस स्टडीज और न्यूमेरिकल मिलते हैं जो थोड़े हाई डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। जैसे आप जानते हैं इस बार IIBF ने एग्जाम की यहाँ पर जो थोड़ी लेवल थी वो बढ़ा दी थी और कुछ क्वेश्चन लोगों के दिमाग से बहुत ऊपर जा रहे थे, तो वो क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाओ, उसमें आपको ये केस स्टडी न्यूमेरिकल हेल्प करेंगे। इसके मैंने 125-25 के 4 सेट बनाए हैं, मतलब चारों ही सब्जेक्ट के। तो अगर आप चाहते हो हमारे साथ इन पेड कोर्सेज के थ्रू जुड़ना तो आप ये भी जोड़ सकते हैं एंड यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा rpacademy.co.in के ऊपर। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।